Good morning, everyone. This is Advocate Happy Sharma here before you, and I welcome you all on behalf of RJ Study Point. Today, we will continue our topic Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition, and Redressal Act 2013. कल आज हम इस एक्ट का देखेंगे कि इसको असेंट कब मिली और इसका डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है और इसके साथ इसका एक्ट नंबर क्या है। ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी है जो कि प्रीलिमिनरी एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये हमको याद भी होती चलेगी। जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसके साथ उसका एक्ट नंबर, उसको असेंट कब मिली और उसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में जानते हैं। तो इसका एक्ट नंबर है 14 ऑफ 2013। इसके बाद इसको असेंट मिली थी 22 अप्रैल एंड 2013। सेम ईयर में ये इन्फोर्स भी हो गया 9 दिसंबर 2013। यहां तक है जो प्रीलिमिनरी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद ये एक्ट किस तरीके से, इस एक्ट का कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट हुआ, हमको क्या जरूरत पड़ी कि हमको इस तरीके का एक एक्ट लाना पड़ा। तो इसके पीछे एक केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। उसको ही कहीं ना कहीं देखते हुए इस एक्ट को लाया गया। इसके अलावा कुछ जो अमेंडमेंट्स हुए वो सीआरपीसी में भी किए गए और आईपीसी में भी किए गए। तो इन सब चीज को डिस्कस करने से पहले हमको जानना होगा कि उस केस के बारे में, कि ऐसा क्या था उस केस में जिसके बाद ये सब चीजें देखी गई। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है। इसमें इसके फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं। इसकी जो कहानी है वो बहुत मतलब दर्दनाक कहानी है जो स्टार्ट होती है 1985 से। 1985 की बात है कि वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है तत्काल उस समय जो भी गवर्नमेंट रही होगी उसके द्वारा। वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया गया 1985 में, उसके तहत विशाखा एक, जो कि उसका एक्चुअल नाम भवरी देवी था, वो एक राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की महिला थी। भवरी देवी वो भवरी देवी नहीं जो मदेरना वगैरह इनके जो कांड में सीडी कांड है उससे रिलेटेड नहीं, ये अलग है। पर इसमें भी जो पीड़िता है उनका नाम है भवरी देवी। ये जो विशाखा नाम से हम इस केस को पढ़ते हैं, वो केस विशाखा एक्चुअली एक एनजीओ था जो हेल्प करता है, एक पीआईएल लगाता है सुप्रीम कोर्ट में फर्दर उसको। तो विशाखा कोई यहाँ पे विक्टिम नहीं है। जो विशाखा नाम से केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो ये विक्टिम नहीं है, इसने एक तरीके से हेल्प की थी। तो अब बात आती है फैक्ट्स की। तो उस केस में क्या हुआ, जो भवरी देवी थी वो एक राजस्थान की ग्रामीण महिला थी। ग्रामीण महिला होने के नाते उसने उस जो प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट का वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1985 में, तो उसमें कहीं ना कहीं उसने वो क्या है, थोड़ी एजुकेटेड वुमेन थी, तो उस अकॉर्डिंग उसने उसमें पार्टिसिपेट किया। और उसमें पार्टिसिपेट करने से जो कुरीतियां हैं कुछ, या फिर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे विमेन को एजुकेशन की प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरीके की पर्दा प्रथा वगैरह, तो इन सब चीजों को, इन सब चीज के अगेंस्ट वह प्रोग्राम था, कहीं ना कहीं विमेन के एम्पावरमेंट से रिलेटेड था। तो उस चीज को देखते हुए जो भवरी देवी थी वो गांव गांव जाती और लोगों को और वुमेन्स को इसके प्रति प्रेरित करती। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए उसने बहुत अच्छे से उसका जो काम चल रहा था। उसके बाद बात आती है 1992 की। तब क्या होता है, ये जो चाइल्ड मैरिज होती है इसके अगेंस्ट एक मुहिम आई, उसको भी ज्वाइन किया विशाखा ने, भवरी देवी ने। क्यों? क्योंकि उसका काम जो वो प्रोग्राम से जुड़ी थी, जैसे आजकल होता है आंगनवाड़ी से औरतें जुड़ी होती हैं, तो छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं ग्रामीण महिलाओं से रिलेटेड या फिर अनदर जो भी चाइल्ड वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें वो सबको उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेशन उनका रहता है। तो उसी अकॉर्डिंग 1992 में जो चाइल्ड मतलब रेस्ट्रेनिंग जो है, कि चाइल्ड मैरिज को रेस्ट्रेन किया जाए कहीं ना कहीं, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब भवरी देवी खुद 8 साल की एज में उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद वो एजुकेटेड वुमेन थी, इसकी वजह से उसने कहीं ना कहीं इसमें भी पार्टिसिपेट किया जो प्रोग्राम 1992 में आया। इसी से संबंधित
1992 में वह एक गांव में जाती है। एक गांव में पहुंची तो वहां पे एक चाइल्ड मैरिज थी, तो उसको रोकने के लिए उसने कहीं ना कहीं सबको एक तरीके से प्रेरणा के तरीके से उसने अपना काम किया, लेकिन कहीं उस चीज को ईगोस्टिक तरीके से लेते हुए लोगों ने उसको गलत समझा। जब वह उस गांव में पहुंची और जो उस चीज का विरोध किया, जो चाइल्ड मैरिज हो रही थी वो उसका विरोध किया, तो उसके वजह से उसको कहीं ना कहीं गांव वालों का सबका प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तो लोगों ने उसको डिनाई कर दिया और शादी को कंटिन्यू रखी। तो उस महिला ने, जो वहां पे पुलिस स्टेशन था, लोकल जो भी पुलिस रही होगी और अधिकारी, उच्च अधिकारियों से हेल्प लेकर उस शादी को बाद में जाके फिर से रुकवा दी। जब वह शादी रुकी तो उन लोगों ने, जिनका परिवार था जिसमें शादी थी, उसके अलावा उस गांव के जो लोग थे, उन्होंने अपनी ईगो पे ले लिया और कहीं ना कहीं सब में आपस में ही चर्चाएं हुई कि इस लड़की को क्या जरूरत थी इस चीज की, फालतू में मुहूर्त वगैरह टल गया और जो भी सिस्टम है। तो उसके बाद क्या होता है, जो वुमेन थी उसने एक बार तो शादी को रोक दिया, पर कहीं ना कहीं वो शादी वापस से रात में उस अकॉर्डिंग अरेंज कर आके और शादी तो उन्होंने कर दी। इसके बाद वो जो परिवार था, वो उस परिवार के 5 लोगों ने, जिसमें एक चाचा और भतीजा भी थे, उन्होंने क्या किया, जो भवरी देवी थी उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। तो भवरी देवी और उसका पति, जो कि नेक्स्ट डे या फिर किसी भी दिन खेत में फसल वगैरह काट रहे थे, तो उसी दौरान वो उस व्यक्ति जो यहाँ पे अक्यूज्ड है, वो उसका भतीजा और उसके अलावा उसके कुछ 1-2 दोस्त थे, ऐसे करके टोटल 4-5 लोग पहुंचते हैं उस खेत में। और वहां जाके उन्होंने उसके पति के सर में किसी चीज से चोट मारी और उसका पति बेहोश हो गया। इसके बाद वो क्या करते हैं, भवरी देवी को अपने साथ लेकर चले गए और उसके साथ गैंग रेप किया। फिर उसको मारा नहीं, बस वहीं छोड़ दिया। उसके बाद इस चीज की शिकायत की तो वो पुलिस स्टेशन में पहुंचे। वहां पे जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, जो भी जुरिस्डिक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो पुलिस स्टेशन में इस चीज की शिकायत करने पहुंचे। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उस केस में उनसे ये कहा, जो महिला थी, कि आपका जो ये लहंगा है पर्टिकुलर, मतलब जो भी उसके वस्त्र थे, उसको यहीं छोड़ जाओ, वो एविडेंस में काम आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत तरीके से उसको डील किया गया और इतनी अभद्रता के साथ उसके साथ पेश आया गया। तो फिर भी भवरी देवी ने उस चीज को भी एक्सेप्ट करते हुए कहीं ना कहीं एक न्याय के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए, मान लीजिए या फिर किसी भी बेबसी का आलम समझ लीजिए, उसने अपने वस्त्रों को वहीं छोड़ा और जो उसके पति की पगड़ी वगैरह थी उससे अपना जो तन था उसको ढककर रात को लगभग 1-2 बजे अपने घर पे पहुंच गए। इसके बाद क्या, इसमें अब जो गैंग रेप है उसकी ट्रायल होती है सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट में ट्रायल चली। ट्रायल के बाद कहीं ना कहीं वो जो अक्यूज थे उनको छोड़ दिया गया। इसमें क्या था, वो अक्यूज थे, उनके पीछे वहां के जो लोकल एमएलए जो था उसके पीछे बहुत हाथ माना गया। तो एमएलए ने उनका फुल सपोर्ट किया। उसके बाद एमएलए ने उनके लिए अच्छा एक एडवोकेट भी कर दिया, जिन्होंने उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। और हर तरीके से जब एक एमएलए का सपोर्ट मिल जाता है, कहीं ना कहीं एविडेंस के साथ भी छेड़छाड़ होना। और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट आई, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट की भी एक कहानी ऐसी है कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना भी उचित नहीं समझा। लेकिन उसकी एक हेल्प, उसकी जो एक कह सकते हैं फ्रेंड थी बहुत अच्छी भवरी देवी की, उसने कहीं ना कहीं उसकी हेल्प की। उसने हेल्प की तो एजुकेटेड वो भी थी, तो उसने उसको बताया कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं पास जाके जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आसपास का जो भी वहां पे लोकल जो भी केंद्र रहा होगा वहां वो पहुंचे, तो वहां पर जाके उनके पास सफिशिएंट इक्विपमेंट नहीं थे या कुछ भी था, तो उन्होंने उस चीज का मना कर दिया। और उसमें एक रीजन ये भी था कि वहां पे ओनली मेल ऑफिसर था, जो मेडिकल ऑफिसर था वो मेल था, तो उसने भी कहीं ना कहीं उस चीज से मना कर दिया। उसने उस केस को रेफर किया एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में। जब एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में रेफर किया गया तो उसने साथ में जब रेफर किया तो उस रेफर नोट में लिखा कि इसकी एज डिसाइड करने के लिए इसका मेडिकल चेकअप करना जरूरी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जब वो जयपुर आए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पाया कि ये मामला तो क्रिमिनल मामला है, रेप का मामला है, तो इसमें कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट की जरूरत है, कंसेंट की, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना जरूरी है। तो वो मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे। मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे तो जो भी वहां पे कंसर्न मजिस्ट्रेट था उसके पास गए, तो वहां पे लगभग शाम का समय हो गया था, 6 बजे के आसपास। जब शाम का समय हो गया 6 बजे, तो मजिस्ट्रेट भी
उनका टाइम कंप्लीट हो गया था, जो भी वर्किंग आवर्स थे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनको डिनाई कर दिया। तो इस तरीके से कंटिन्यू एक के बाद एक उसके साथ बहुत ही गलत होता रहा, और कहीं ना कहीं न्याय की जो धज्जियां उड़ाई गई, नहीं तो यहाँ में मानवता दिखी ना ही फिर न्याय से संबंधित कोई भी उसको, मतलब उसने हर तरीके से उम्मीद छोड़ दी। फिर उसके बाद जब सेशन कोर्ट में इस चीज की ट्रायल चली, तो वहां बाद में मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। कहीं ना कहीं मेडिकल एग्जामिनेशन हम देखते 24 आवर्स के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब 164A का जो सेक्शन है 164A, उसमें 24 आवर का टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब है। पर ये जो 164 सेक्शन 164 है सीआरपीसी का, ये आया 2005 में, और ये घटना है हमारी 92 की। तो उस टाइम पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। अब तो क्या होता है कि कोई भी वुमेन अगर उसके साथ ऐसा कोई ऑफेंस होता है, तो उस केस में उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर, ये प्रपोज्ड है इस लॉ में कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए, जो भी नियर बाय मेडिकल ऑफिसर है उसके द्वारा। पर उस वक्त ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो चलते चलते कहीं ना कहीं 48 आवर्स का ऑलरेडी डिले हो चुका था। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने नेक्स्ट डे उसको ऑर्डर किया, उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ, सब काम हुए। फिर बाद में जब ट्रायल चली कोर्ट ऑफ सेशन में, तो उस मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट में ये आया कि ये जो उसका जो नीचे वस्त्र था, लहंगा जो था, उस पे जो स्वयं मिला या फिर जो भी उस पे स्पर्म वगैरह मिला, तो वो सारा वो अक्यूज मैच नहीं करता। हालांकि उसके वजाइना में पाया कि 5 अलग अलग उसमें स्पर्म पाया, तो ये अंदाजा तो लगाया गया कि इसके साथ रेप हुआ है कहीं ना कहीं। एक से ज्यादा यानी 5 लोगों का अलग अलग उसमें जो भी स्पर्म था वो मिला, तो ये तो पता लगा कि इसके साथ रेप हुआ है। पर ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये जो अक्यूज्ड हैं उनने ही उनके साथ रेप किया है। ये कंफर्म नहीं हो सका, क्योंकि अब आप इसमें अपन समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एमएलए है एक तरीके से डायरेक्ट सरकार का सपोर्ट, इनडायरेक्टली सरकार का सपोर्ट मान सकते हैं उन लोगों को। तो मतलब जनरल सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसमें चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ सेशन ने इस चीज पे भरोसा किया और उनको उनका एक्विटल कर दिया। जब उनका एक्विटल हुआ, तो उसके बाद की घटना, वो जब एक्विटल हुआ तो जो पर्टिकुलर एमएलए जिन्होंने उनका सपोर्ट किया था अक्यूज्ड का, उसने रैली वगैरह निकाली और कहीं ना कहीं उस चीज का जश्न मनाया। और उस वक्त बहुत लोगों ने उन अक्यूज्ड को सपोर्ट भी ये किया कि कहीं ना कहीं भवरी देवी ने गलत तरीके से फंसाया था। अब इसके बाद बात आती है लगभग कुछ समय बाद जब इसकी हाई कोर्ट में भी अपील की गई, पर उसके बाद जब ये पेंडिंग था, तो ये मान लीजिए कि 2007 तक लगभग 15 साल में इसमें ओनली 1 या 2 इसमें टोटल सुनवाई हुई इस केस में। तो इस तरीके से मतलब बहुत ज्यादा डिले चलता गया और कहीं ना कहीं अन्याय की चरम सीमा अपने आप में पार हो गई। तो उसके बाद विशाखा, ये कोई एनजीओ है, इसने पीआईएल फाइल की। कहा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की कि वो जो महिला थी भवरी देवी, उसने अपना जो काम, उसने जो भी ड्यूटी कर रही थी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत, तो ड्यूटी के दौरान उसके साथ ऐसी घटना हुई है, उसी के फर्दरेंस में अगर ये घटना हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं विमेन्स आर नॉट सेफ एट वर्क प्लेस। तो इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 97 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में कुछ गाइडलाइंस दी किस चीज से रिलेटेड, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इस चीज से रिलेटेड पर्टिकुलर गाइडलाइंस दी। उसमें कोर्ट ने बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कोर्ट ने इसमें डायरेक्ट किए, जैसे कि सबसे पहले कोई भी वुमेन होगी उसको टच करना, फिजिकली टच करना जरूरी नहीं है, सिर्फ होस्टाइल एनवायरनमेंट ही सफिशिएंट है हरेसमेंट के लिए। होस्टाइल एनवायरनमेंट सफिशिएंट है, और फिजिकल टच इज फिजिकली टचिंग नॉट एसेंशियल।
मतलब सेक्सुअल हरासमेंट का जो ऑफेंस है उसमें फिजिकली टच करना जरूरी नहीं है, सिर्फ होस्टाइल एनवायरनमेंट, इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी सफिशिएंट है। इसके बाद जो एम्प्लॉयर होगा उसकी कुछ ड्यूटीज फिक्स हुई। जो एम्प्लॉयर होगा उसकी यहां पे कुछ ड्यूटीज फिक्स की गई, जैसे एक तो जो भी वहां वर्क प्लेस है उस पे वो पर्टिकुलरली आईपीसी के जो भी पीनल लॉज हैं या फिर अनदर जो भी लॉज हैं उनको वो मेंशन करेगा। कहां? कंस्पिक्यूअस प्लेस, मतलब एक हर इंसान की वहां पे जो भी एम्प्लॉइज हैं वो पढ़ सकें, देख सकें, इस तरीके से, जैसे दीवारों पे या कहीं भी हम देखते हैं तो वहां पे लिखे होते हैं ऐसे प्रोविजंस। तो वो जो पीनल लॉज है उनको मेंशन करेगा। इस चीज से रिलेटेड उसके बाद जो उसकी प्रोटेक्शन होगी एट द वर्क प्लेस, तो उसकी भी उसको जिम्मेदारी दी गई। वुमेन को प्रोटेक्ट करने की इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। किसको? एम्प्लॉयर को। इसके अलावा अगर कोई भी वुमेन उसके साथ इस तरीके की कोई घटना होती है तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करे। मतलब एफआईआर, अगर वो कोई पर्टिकुलर ऑफेंस है आईपीसी में तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करे। यानी एफआईआर या फिर जो कंप्लेंट जो भी बनती है उसके अकॉर्डिंग वो उसको रजिस्टर करेगा, कंप्लेंट फाइल करने में वो क्या करेगा? उसकी हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा उसको। ये जिम्मेदारी दी गई एम्प्लॉयर को। इसके अलावा इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कहीं ना कहीं कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन बनाओगे। एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन के लिए दोनों को डायरेक्ट किया कि इस तरीके के जो एक्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए आप इस तरीके के एक्ट बनाओगे। और जो एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड भी इसमें बात कही गई। इसके अलावा विमेंस की एक्स्ट्रा सेफ्टी और जो भी उनको जरूरी है उस चीज से रिलेटेड, होस्टाइल एनवायरनमेंट ना हो उस चीज से रिलेटेड भी इस केस में डायरेक्शंस दी गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद 2013 में एक्ट आ गया हमारा, एक्ट नंबर 14 ऑफ 2013, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के नाम से हमारा इनेक्ट हुआ। इसके अलावा 2013 में ही आईपीसी में कुछ चेंजेस किए गए। पहले क्या होता था कि सेक्शन 354 और 509 के अकॉर्डिंग कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती थी, और उस केस में क्या होता था कि जो 354 था उसमें ओनली 2 साल की सजा प्रेस्क्राइब थी और 509 में 3 साल तक की सजा प्रेस्क्राइब थी। इसके अलावा ये जो दोनों बेलेबल ऑफेंस थे तो पुलिस से ही उनको पुलिस स्टेशन में ही जमानत दे दी जाती थी। और उसके बाद क्या किया 2013 में इसमें चेंज लाया गया कि एक तो सेक्शन 354A जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है इससे रिलेटेड प्रोविजन ऐड किया गया। कहां? आईपीसी में। इसके अलावा टाइमली क्या किया गया, जो सेक्शन 354 था उसकी सजा 1 से और 5 साल तक की कर दी गई और उस ऑफेंस को क्या बना दिया? नॉन बेलेबल। आईपीसी नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाने से उसको कोर्ट में जाके ही जमानत लेनी पड़ेगी आगे जो ऐसा प्रोविजन आएंगे। उसके अलावा ये एक्ट इनेक्ट हुआ और 2005 में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से प्रेरित होके 2005 में इन 2005 जो सेक्शन था हमारा 164A, इस तरीके का सेक्शन जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम से रिलेटेड है, उसकी इस एक्ट में उसको ऐड किया गया। अब इस एक्ट के बारे में हम देखते हैं कि इसका फिर पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कि कहीं ना कहीं जो विमेन है उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसको प्रिवेंट करना, अगर ऐसा एक्ट होता है तो प्रोहिबिट करना, और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की कोई कंप्लेंट वगैरह फाइल की जाती है तो उसका रिड्रेसल करना। ये इसका मेन पर्पस है। इसके अलावा जो इसके पर्पस हैं जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 19(1)(g और आर्टिकल 21,
मतलब 14, 15 ये जो दो आर्टिकल हैं इसके अकॉर्डिंग उसको जो भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज देने हैं वो दिए जा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रिविलेज के अकॉर्डिंग। उसके अलावा 19(1)(g यानी कोई भी विमेन पर्टिकुलर कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकती है और कोई भी प्रोफेशन को अपना सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग उसकी राइट टू लाइफ उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा फ्री एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस फ्रॉम द सेक्सुअल हैरेसमेंट, मतलब इस तरीके का एनवायरनमेंट ना हो, इस चीज को भी आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है, जिसमें उसकी लिविंग विद द डिग्निटी इस चीज को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं ये एक्ट इनेक्ट किया गया। आर्टिकल 21 बात करता है उसकी लाइफ की, उसको डिग्निटी से जी सकती है। अब इसी चीज को आर्टिकल 21 जो है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ इसका नहीं है, जितने भी फंडामेंटल राइट होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की गारंटी देती है स्टेट। हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, अगेंस्ट द स्टेट। अब अगेंस्ट द स्टेट के मतलब ये नहीं है कि हम उसके खिलाफ है, इसका मीनिंग ये है कि स्टेट हमको गारंटी देता है कि वो हमारे राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड के साथ जो नाम आता है वर्सेस वो गवर्नमेंट का होता है, यानी स्टेट का होता है, गवर्नमेंट नहीं स्टेट। स्टेट ऑफ राजस्थान है जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके अलावा फंडामेंटल राइट केस के नाम से अपन जानते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो 1973 का केस था। इसी तरीके से वर्सेस स्टेट जो केस आता है तो वो स्टेट इसी वजह से कि जो विक्टिम की तरफ से स्टेट खुद वहां पे हमको कहीं ना कहीं कोर्ट में रिप्रेजेंट करती है। विक्टिम को हर तरीके से फाइनेंशियल इसमें लॉस ना हो, इस चीज का भी ध्यान होता है, क्योंकि स्टेट ही सारा खर्चा जो भी है वो वहन करती है। इसके अलावा कंपनसेशन वगैरह सारे दिए जाते हैं वो विक्टिम को दिए जाते हैं। बस ये एक रिप्रेजेंटेटिव की तरीके से होती है जो हमको न्याय दिलाने के लिए कहीं ना कहीं बीच में एक रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि ये हमको हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की गारंटी इनडायरेक्टली स्टेट की होती है। अब बात आती है एक कन्वेंशन, इंटरनेशनल लेवल पे भी एक कन्वेंशन हुई 25 जून 1993। एक्चुअली क्या होता है, जब एक डेमोक्रेटिक नेशन है तो उसको हर तरीके से उसकी जांच परख की जाती है। तो उसमें देखा जाता है कि वो पर्टिकुलर कंट्री में विमेन की जो स्थिति है वो क्या है, स्टेटस ऑफ द विमेन इन अ पर्टिकुलर नेशन, वो देखा जाता है। तो आज भी हम देखते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई लिस्ट जारी करते हैं कि किस देश में महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो उस अकॉर्डिंग इन जो पर्टिकुलर मीटिंग्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, डिफरेंट कंट्रीज एक साथ आते हैं, मिलते हैं और वहां पे वो इस तरीके के कुछ फैसले लेते हैं कि किस तरीके से महिलाओं की स्थिति को सुधारा जाए। महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात होती है एक पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट में। तो इस तरीके की एक कन्वेंशन हुई 25 जून 1993 में, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने साइन भी किया। साइन करने, इस चीज को बताने का सेंस यही है कि कहीं ना कहीं हमने उस कन्वेंशन में जो भी डिसाइड हुआ उसको अपनी एक्सेप्टेंस दी। साइन बाय इंडियन गवर्नमेंट। उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसने उस कन्वेंशन में जाके पार्टिसिपेट तो किया ही, साथ में उसको साइन किया, मतलब कहीं ना कहीं अपनी असेंट दी। तो इन सब चीज को भी ध्यान में रखते हुए, यानी उसका जो पर्टिकुलर इस तरीके से कोई एक्ट ना हो, उसको उसके अलावा इस कन्वेंशन को और उसके फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को इनेक्ट किया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये जो एक्ट था हमारा, इस चीज को इनेक्ट किया। इसके बाद आती है इसकी एप्लीकेबिलिटी की। ये जो एक्ट है हमारा, इसका सेक्शन 1 बताता है इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। ये एप्लीकेबल है इन होल इंडिया। और जो इसका टाइटल है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वही इसका टाइटल है और होल इंडिया में ये एप्लीकेबल है। अब इस चीज को हम पहले भी देख चुके हैं, होल इंडिया अपने आप में जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड करता है। इसको स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद इसके सेक्शन 2 में कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई है। उन डेफिनेशंस को डिस्कस करने से पहले हम एक इसका जनरल सेंस में समझते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है। सेक्सुअल हैरेसमेंट को हम कंपेयर करके समझ सकते हैं आईपीसी से भी, जो सेक्शन 354A में भी है।
जो सेक्शन 354A है आईपीसी का, इससे रिलेट करते हुए हम इसके जो सेक्सुअल हैरेसमेंट इन दिस एक्ट, दोनों को कंपेयर करते हुए मेंस में पहले क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मेन एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। वैसे इस सेक्शन को तो हम आईपीसी के साथ ही डिस्कस करें तो बेहतर है। अभी तो हम एक बार ये देखते हैं कि आज ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसका सेक्सुअल हैरेसमेंट में इसमें क्या मीनिंग है, तो उसकी कुछ ट्रिक्स भी हैं। एक्ट का नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो सबसे पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट जो इसमें डिफाइन है वो सेक्शन 2N में डिफाइन है। सेक्सुअल हैरेसमेंट 2N में डिफाइन है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब होता है, इसकी एक ट्रिक है सेक्सुअल हैरेसमेंट को समझने की। इसकी जो ट्रिक है वो है, एक सेकंड में ट्रिक देख के बताता हूं आपको। सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इसमें सबसे पहले आता है कि फिजिकली किसी पर्सन को टच करना या फिर उसके साथ कोई फिजिकली होने की एक तरीके से डिमांड करना या एडवांस करना, फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस। फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब है कि अगर किसी महिला को जानबूझकर टच किया जाता है, उससे कांटेक्ट किया जाता है, उसके शरीर से फिजिकली इसके साथ कांटेक्ट किया जाए, या फिर एडवांसेस मतलब इस तरीके की आगे कुछ एक्टिविटी भी की जाए, तो इन दोनों को ये अपने अंदर शामिल करता है। और इसके अलावा और फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा जो घटना हो सकती है वो हो सकती है डिमांड और रिक्वेस्ट। डिमांड और रिक्वेस्ट और फेवर के लिए, कि इस तरीके से कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए या फिर इस तरीके की कोई भी फेवर करने के लिए डिमांड भी की जा सकती है, रिक्वेस्ट मन की। इसका मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कई बार विमेन को इस तरीके से डिमांड करता है या फिर रिक्वेस्ट भी करता है ऑफ सेक्सुअल फेवर। कि एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसकी जो गलत सोच है उसी के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर महिला को अप्रोच करता है। और अप्रोच किस तरीके से करता है कि या तो डायरेक्टली जाके डिमांड करता है या फिर इस तरीके की कोई रिक्वेस्ट करता है, तो वो भी इस चीज में शामिल है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में डिमांड और रिक्वेस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इस तरीके की कोई टीका टिप्पणी करना, यानी मेकिंग सेक्सुअली रिमार्क्स, सेक्सुअल रिमार्क्स, इस तरीके के अगर कोई रिमार्क करता है वो, तो उस चीज को भी हमने इसमें जो हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट है इसमें शामिल किया है। इसके अलावा मेनली उसको कोई भी पोर्नोग्राफी अगर शो करता है उसकी कंसेंट के अगेंस्ट, शोइंग पोर्नोग्राफी, उसको ऐसी कोई पोर्नोग्राफी शो करता है। इसके अलावा कोई भी अनदर टाइप का कोई ऐसा सेक्सुअल एक्टिविटी जो कि वर्बल, नॉन वर्बल या फिर फिजिकल हो, तो वो सब चीज इसमें इंक्लूड है। एनी अदर अनवेलकम, अनवेलकम का मतलब है कि वो महिला की कंसेंट के अगेंस्ट वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसके बावजूद भी इस तरीके का कोई एक्टिविटी की जाती है जो कि वर्बल हो सकती है। वर्बल, इस वर्ड का मतलब, इस वर्ड को यहां रखने का सेंस वो सिर्फ इतना है कि कोई जरूरी नहीं है फिजिकली, सिर्फ मुंह से बोल के भी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉसिबल है। वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। नॉन वर्बल का मतलब बोलने के अलावा, जैसे रिटर्न फॉर्म में हो या किसी तरीके से कोई पिक्चर शो करके या किसी भी तरीके से। उसके अलावा इसमें एक जो अनदर पॉइंट है वो है फिजिकल। फिजिकली हम समझ चुके हैं, मतलब फिजिकली किसी भी तरीके से उसको ऐसा कोई एक्ट करना, ये होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट होते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसके साथ होता है वो कौन होती है? एग्रीव्ड वुमेन। सेकंड डेफिनेशन इसकी है एग्रीव्ड वुमेन की। अब एग्रीव्ड वुमेन को ये एक्ट दो तरीके से डिफाइन करता है। एक इन रिलेशन टू द वर्क प्लेस, और सेकंड ये डिफाइन करता है इसको किस सेंस में? ड्वेलिंग हाउस। अगर ड्वेलिंग हाउस का मतलब होता है जहां पे कोई पर्सन रहता है या निवास करता है, या फिर
इस चीज की हमको जो डिफाइन है आईपीसी में भी दे रखी है कि कोई पर्टिकुलर चीज को रखने के काम आती है, उसकी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटीज वगैरह या फिर जो लाइव स्टॉक वगैरह है उसको रखने के लिए जो चीज है उसको ड्वेलिंग हाउस भी बोलते हैं। और जनरली वो निवास स्थान होता है, ड्वेलिंग हाउस और पर्टिकुलर हाउस, उस चीज में इन दो से रिलेट करके इस डेफिनेशन को बताया गया है। तो एग्रीड वुमेन कौन होगी इन रिलेशन टू वर्क प्लेस? एनी वुमेन ऑफ एनी एज, किसी भी एज की हो सकती है। इसके बाद वो जो पर्टिकुलर वुमेन है किसी भी एज की हो सकती है, और वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग वो जो वुमेन है उसके साथ जो एम्प्लॉयड हो और नॉट, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, इसका मतलब क्या सेंस है कि वर्क प्लेस पे कोई वुमेन वहां पे एज ए एम्प्लॉय काम करे, या फिर कोई अनदर वुमेन भी इसमें इंक्लूड है जो वहां पे एम्प्लॉय नहीं है, वो भी इसमें एम्प्लॉयड और नॉट, दोनों वुमेन, एक वुमेन किसी भी एज की हो सकती है, एम्प्लॉयड हो या ना हो, अगर वो अलीग्स टू बी सब्जेक्टेड टू सच सेक्सुअल हरेसमेंट, अगर उसने ऐसा कोई आरोप लगाया है या फिर उसने कहा है कि उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई है, अलीग्स टू बी सब्जेक्टेड, यानी वह इस तरीके की सेक्सुअल हरेसमेंट की जो घटना है उसमें कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट मैटर रही है, या कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस चीज से ग्रसित है, उसके साथ ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, अलीग टू बी सब्जेक्टेड ऑफ सच ऑफेंस। ऑफेंस कौन सा? इसमें जो भी सेक्सुअल हरेसमेंट में बताया है, किसके द्वारा? डायरेक्ट लिख देते हैं सच ऑफेंस की जगह हम इसमें सब्जेक्टेड ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, सब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट वो रह चुकी है सेक्सुअल हरेसमेंट, या फिर इसको हम 2N भी लिख सकते हैं। इसके अलावा किसके द्वारा? बाय द रेस्पोंडेंट, ये किसने किया है? रेस्पोंडेंट ने किया है। इसके बाद जो इसमें पॉइंट आता है दूसरा, ड्वेलिंग हाउस के रिलेशन में, ड्वेलिंग हाउस में भी सेम बात कही गई है कि किसी भी एज की वुमेन हो सकती है, मतलब बच्ची से लेके और बड़ी तक किसी भी एज की वुमेन अगर कोई ड्वेलिंग हाउस में काम करती है। इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें जो नॉट एम्प्लॉयड है वो वर्ड यूज नहीं होगा, इसमें सिर्फ एम्प्लॉयड वर्ड यूज होगा। एम्प्लॉयड वर्ड, इसका सेंस इसमें इतना सा है कि कोई भी ड्वेलिंग हाउस में जैसे परिवार की जो महिला होती है, उस पर्टिकुलर फैमिली की महिला है, वो एम्प्लॉयड नहीं होती। अब तो इसका मतलब ये जो एक्ट है अपना सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ये कहीं ना कहीं ड्वेलिंग हाउस के जो उसके अंदर अगर उसके फैमिली की किसी महिला के साथ इस तरीके का कोई एक्ट है तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब जो एग्रीव्ड वुमेन है वो फैमिली मेंबर नहीं हो सकती। तो ड्वेलिंग हाउस में बिल्कुल सेम है, बस इतना सा डिफरेंस है कि वो महिला कौन सी होनी चाहिए, एनी एज की, किसी भी एज की हो सकती है, और उसके अलावा वो महिला एम्प्लॉयड होनी चाहिए। ये इसमें दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो इसी चीज का है, एम्प्लॉयड, और यहाँ पे एम्प्लॉयड हो और नॉन एम्प्लॉयड दोनों शामिल है किसी पर्टिकुलर ड्वेलिंग हाउस या फिर हाउस। दोनों में एनी एज की वुमेन, और इस केस में वो हो सकती है एम्प्लॉयड भी और नॉट एम्प्लॉयड भी, बट इन केस ऑफ दिस शी शुड बी एम्प्लॉयड। इसके बाद जब इसने बात की रेस्पोंडेंट की, बार बार जो बात आ रही है, रेस्पोंडेंट कौन होता है? रेस्पोंडेंट कौन होता है कि जिसके अगेंस्ट सेक्शन 9 में अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की गई है, कहां पे? सेक्शन 9 में, जिसके अगेंस्ट सेक्शन 9 में एप्लीकेशन हुई है वो कौन है? रेस्पोंडेंट। इस पर्टिकुलर एक्ट में रेस्पोंडेंट किसको माना है? जिसके अगेंस्ट इस एक्ट में सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्टिकुलरली कंप्लेंट फाइल हुई है तो वो कौन होगा? रेस्पोंडेंट होगा। अब इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो है वर्क प्लेस की। क्यों? क्योंकि इसका बेसिक जो एक्ट का नाम है उसमें ही हम देखते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है नेक्स्ट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस कौन सा हो सकता है? फर्स्ट, इसमें एक ट्रिक देख सकते हैं हम, यू, डीईओ एंड आई
ईओ, मतलब यू का मतलब इसमें इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं अपन, वाई ओ यू वाला यू, मतलब आप तो डीईओ हैं, डिप्टी डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और आई मतलब मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये सब क्या है इसमें वर्क प्लेस के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात है। जैसे यू फॉर अंडरटेकिंग, डी फॉर एनी डिपार्टमेंट, ई फॉर एंटरप्राइज, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कोई भी, आई फॉर कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हो सकता है, और ई फॉर कोई स्टैब्लिशमेंट हो सकता है, और जो ओ है इसका मतलब अदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इस तरीके की कोई भी चीज हो सकती है। तो वर्क प्लेस का मतलब है कि इन चीज, ये इस तरीके के इंस्टीट्यूट जिसमें कौन सा कोई डिपार्टमेंट, एनी डिपार्टमेंट, या फिर कोई भी हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट, या फिर कोई भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई हो सकता है इसमें इंस्टीट्यूशन, या फिर इसमें हो सकता है कोई भी एंटरप्राइज, या फिर अदर कोई भी सच इंस्टीट्यूशन, ये वर्क प्लेस में शामिल है। इसके अलावा इसमें जो इंक्लूड किया गया है, इसको इस तरीके से याद रखें कि सबसे पहले ये बात करता है गवर्नमेंट से रिलेटेड। अब ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की इसने बात बताई है, ये सारे के सारे या तो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल हो या फिर फंडेड हो, यानी तीन तरीके से होता है। तो फाइनेंशियली कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, या फिर उसको डायरेक्ट कंट्रोल करती है या मैनेज करती है। तो किसके द्वारा? या तो गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब इस डेफिनेशन को याद करने के लिए कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करें कि वर्क प्लेस सबसे पहले तो गवर्नमेंट जितनी भी चीजें हैं उनकी बात करेगा, सेकंड प्राइवेट की बात करेगा, थर्ड ये किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज की बात, हॉस्पिटल और नर्स से रिलेटेड बात करता है प्राइवेट, थर्ड नंबर पे ये हॉस्पिटल से रिलेटेड बात करता है, और फोर्थ ये बात करता है स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनकी बात करता है, और उसके बाद फर्दर ये पर्टिकुलर कोई एनी अदर सच जो भी इंस्टीट्यूशन वगैरह है उसकी बात करता है। अब जो गवर्नमेंट वाला जो पहला देखा हमने, कोई भी डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या फिर एंटरप्राइज किसकी, गवर्नमेंट की हो या गवर्नमेंट कंपनी की हो, या फिर कोई पर्टिकुलर लोकल अथॉरिटी हो, उसके कंट्रोल में हो, मैनेजमेंट में हो, या कोई पर्टिकुलर कॉरपोरेशन की हो, या फिर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, या फिर फाइनेंशियली फंड करती है। तो इस केस में ये सारे इंस्टीट्यूशन इसमें इंक्लूड है। इसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर का सेकंड जो पॉइंट आता है, प्राइवेट सेक्टर, एनी प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट वेंचर। अब इसको भी वैसे जनरली एक ट्रिक है इसकी भी, हम इसको ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इनको याद रख सकते हैं। कैसे? एक बार न्यू की स्पेलिंग NEW की जगह NEU समझिए। न्यू क्या हुआ, एक टीवीएस का आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल है टीवीएस की कोई, तो न्यू इलेक्ट्रिक टीवीएस आई, तो वो स्कूटी समझ लीजिए एक बार, न्यू टीवीएस स्कूटी आई। तो ये सारे इसमें इंस्टीट्यूट हैं, इसमें सेकंड जो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है। तो वी तो हमारा हो गया वेंचर। इसके बाद एन से हम स्टार्ट करते हैं एक बार। तो एन से इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो कोई भी हो पर्टिकुलर चीज हो सकती है, वो है एनजीओ। एन से हो सकता है कोई एनजीओ, ई फॉर एंटरप्राइज, यू फॉर कोई अंडरटेकिंग हो सकता है, ई फॉर कोई स्टैब्लिशमेंट हो सकता है, टी से कोई ट्रस्ट हो सकता है, वी से वेंचर हो सकता है, एस से सोसाइटी हो सकती है, और आई से कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। एन फॉर एनजीओ, तो इसमें एनी प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट वेंचर, वेंचर मतलब वी को हमने शामिल किया। वेंचर के बाद अब शुरू करते हैं हम लिखना, कोई भी एनजीओ हो सकता है, इसके बाद कोई एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, इसके बाद अंडरटेकिंग कोई हो सकती है, एनी अंडरटेकिंग, इसके बाद हो सकता है कोई भी एंटरप्राइज, इसके बाद आता है ट्रस्ट, एनी ट्रस्ट, इसके अलावा इसमें कोई वेंचर हो सकता है, इसके बाद आता है एस, एस फोर इसमें था कोई भी सोसाइटी, सोसाइटी हो सकती है, और आई फोर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ये सब चीजें इसमें आती हैं प्राइवेट सेक्टर में।
इसके अलावा इनको जनरली वही चीज कि ये कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल से रिलेटेड हो सकती है, कोई वोकेशनल हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऐसी चीज है जो कोई सर्विस प्रोवाइड करती है वो चीज से रिलेटेड होती है, पर ये होती है प्राइवेट सेक्टर की। तो यानी इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूड है वर्क प्लेस में, दूसरा प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड है, तीसरे नंबर पे हॉस्पिटल से रिलेटेड भी बात करता है। हॉस्पिटल एंड नर्सिंग, जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह है वो भी इसमें वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं शामिल है। तो नर्सिंग प्लेस हो, नर्सिंग होम वगैरह, तो वो भी इसमें शामिल होता है। इसके बाद जो बात आती है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात आती है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या होता है, कोई भी स्टेडियम हो सकता है या फिर कहीं कोई पर्टिकुलर ऐसा जगह जहां पे खिलाड़ी वगैरह जो भी प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, रहते हैं। तो कोई भी ऐसी जगह जहां पे वो उनको रखा जाता है, उनकी कोई हॉस्टल वगैरह हो या कोई ऐसी जगह हो सकती है, कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, छोटे छोटे जैसे कोर्ट्स वगैरह बना दिए जाते हैं, वो टेनिस कोर्ट या फिर कोई पर्टिकुलर बैडमिंटन से रिलेटेड हो या फिर वहाँ पर्टिकुलर किसी भी वॉलीबॉल वगैरह, मतलब इस तरीके के गेम से रिलेटेड कोई छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, स्टेडियम वगैरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई भी पर्टिकुलर बिल्डिंग वगैरह हो सकती है, कोई कॉम्पिटिशन या फिर गेम्स का जो पर्टिकुलर वेन्यू होता है उस जगह का भी हो सकता है। हो सकता है कि उसको कोई स्टेडियम में ना हो, कॉम्प्लेक्स में भी ना हो, या फिर कोई वेन्यू जैसे स्कूल का ग्राउंड हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर गाँव में देखे तो ट्रॉफी वगैरह टूर्नामेंट वगैरह खेतों में ही हो जाते हैं, तो उस तरीके का कोई भी वेन्यू हो सकता है अनदर। तो इस तरीके की चीजें भी इसमें वर्क प्लेस में शामिल की गई है। इसके अलावा अब देखा जाए जैसे विशाखा वाले केस में देखते हैं, तो भवरी देवी कोई पर्टिकुलर अपने वर्क प्लेस से काम नहीं कर रही थी इन सब में। वो क्या थी कि अपने पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट की वजह से कहीं अगर वो ट्रेवल भी कर रही है या फिर किसी भी जगह पे जाके काम करती है जो कि इन सब चीज में नहीं है, तो वो भी चीज शामिल है। जैसे कि इसको, ये पॉइंट नंबर है अपना 5th, कोई भी ऐसा एनी अदर प्लेस जिसमें वो अपना कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट है उसके फर्दरेंस में वो पर्टिकुलर उस जगह पे जाती है, या फिर वो किसी भी ट्रांसपोर्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर उस जगह से, जिस भी जगह पे उसका एम्प्लॉयमेंट है, उस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर कोई ट्रांसपोर्ट यूज कर रही है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी अगर उसके साथ ऐसा कोई ऑफेंस होता है तो वो भी वर्क प्लेस में शामिल किया गया है। इसी के साथ इसमें एक पॉइंट जो ड्वेलिंग प्लेस की भी बात की गई है। हमने अभी डेफिनेशन में देखा था जो एग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन थी वो ड्वेलिंग हाउस और या फिर उसका पर्टिकुलर जो हाउस है उसमें भी उसके साथ ऐसा ऑफेंस हो सकता है। तो जब इसमें भी प्लेस पर्टिकुलरली दे रखा है अपन को, तो इस चीज को हम यहां भी शामिल कर सकते हैं। कौन सा है, ड्वेलिंग हाउस या फिर हाउस। इतनी चीजें हैं इसमें। पहला गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड बात की। याद रखने की कुछ चीजें हैं कि कितने पॉइंट है उसको कैसे याद रखेंगे। पहला गवर्नमेंट से रिलेटेड थी। अब गवर्नमेंट से रिलेटेड थी तो उसमें अपन ने एक ट्रिक पढ़ी थी, UDEO एंड IEO। उसके अलावा सेकंड आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर भी वर्क प्लेस हो सकता है क्योंकि प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, ट्रस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, अंडरटेकिंग हो सकती है, एंटरप्राइज हो सकती है। तो इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए भी प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। प्रैक्टिकली भी हम समझ सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय यहाँ भी लड़की हो सकती है या कोई वुमेन हो सकती है, उसके साथ गलत होगा तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कर लिया। उसके अलावा अब प्राइवेट और गवर्नमेंट को छोड़ के नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल और जो भी नर्सिंग होम वगैरह होते हैं, तो वहां पे भी ऐसा गलत कुछ हो सकता है, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। यानी इनको शामिल करने का सेंस इतना ही नहीं है, इसका जो शामिल करने का सेंस ये भी है कि यहाँ पे अगर वुमेन के साथ कुछ गलत होता है, अगर वो एम्प्लॉयड है या फिर नॉट एम्प्लॉयड, दोनों केस में हमने देखा था, तो वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयड हो यहाँ पे या फिर ना हो, अगर इन जगहों पे किसी वुमेन के साथ गलत हुआ है, सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी कोई एक्ट हुआ है, तो उस केस में वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीडिंग कर सकती है। जो भी इसमें एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग कंप्लेन करके वो प्रोसीड कर सकती है। अब बात आती है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह, स्टेडियम वगैरह या फिर जो भी ऐसी जगह है उनका क्या, वो नहीं तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर का या फिर मान लो इसका प्राइवेट सेक्टर का भी पार्ट नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह भी होते ही नहीं है ऑब्वियसली। तो ऐसी जगहों पे कोई वेन्यू है उसका या कोई पर्टिकुलर जगह पे ऐसे कोई गेम्स वगैरह हो रहे हैं, वहां पे भी अगर उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी घटना होती है तो इस एक्ट के अंदर वो क्या कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है। इसके बाद इसमें शामिल किया गया जो भी कोई भी पर्टिकुलर विमेन है, कोई जरूरी नहीं है वो अपने वर्क जहां पे उसको वो एम्प्लॉय है कोई पर्टिकुलर ऑफिस में ही काम करती हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है।
तो ऐसे ऑफिस में अगर वो काम नहीं करती तो वो कहाँ जाएगी, वो पर्टिकुलर घूम घूम के काम करती हैं। कई जो जैसे अपनी जनगणना होती है, जनगणना के दौरान भी जो टीचर्स वगैरह होती हैं, लेडी टीचर वगैरह, वो घूम घूम के काम करती है, जगह जगह पे जाके वो जनगणना में पार्टिसिपेट करती हैं। कोरोना के दौरान भी जैसे कुछ लोगों जैसे नर्सिंग डिपार्टमेंट की भी महिलाएं जाके सेवा करती थी लोगों की, बहुत इन्होंने काम किया। तो ऐसे जो काम होते हैं उस दौरान अगर ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ होती है तो उस चीज को भी यहाँ पे शामिल किया गया। अब इसमें हमने देख लिया सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन, एग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन हमने देख ली, उसके बाद रेस्पोंडेंट की देखी, फिर हमने वर्क प्लेस की भी देख ली। इसके बाद इसमें जो भी एम्प्लॉय वगैरह की जो डेफिनेशन है, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर की, और डोमेस्टिक वर्कर कौन होता है उस चीज की इसमें डेफिनेशन है, उस चीज को हम देखेंगे। इंपोर्टेंट नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है डोमेस्टिक वर्कर, 2E। डोमेस्टिक वर्कर की इसमें एक इंपोर्टेंट डेफिनेशन। डोमेस्टिक वर्कर कौन होता है? डोमेस्टिक वर्कर होती है कोई भी विमेन हो सकती है जो कि कोई हाउस होल्ड में या किसी हाउस में एम्प्लॉयड है, कोई पर्टिकुलर काम करती है, वर्क करती है। हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर सैलरी बेस पे कर रही हो या फिर कोई रिम्यूनरेशन बेस पे कर रही हो, रिम्यूनरेशन के लिए करती हो, या फिर कैश और काइंड, इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर चीज में वो किसी घर में जो रिम्यूनरेशन दिए जाते हैं वो किस में हो सकते हैं, कैश में भी हो सकते हैं या काइंड। अब कैश का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब तो हम सब समझते हैं, उसको करेंसी नोट्स दे दिए, यानी उसकी जो पैसे उसको देते हैं। और काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब होता है कि एक तरीके से ये जो वर्ड है यही कहीं ना कहीं हमको कॉमन सेंस के थ्रू ले जाएगा। काइंड काइंड जो वर्ड है अपने आप में होता है, उसको उस पर दया करके उसको पर्टिकुलर कोई सामान दे दिया या फिर कोई चीज दे दी, तो वो सब चीजें इसमें आती है। जैसे किसी को खाने के बेस पे भी एम्प्लॉय रखा जाता है कि दोनों टाइम का आपको खाना दिया जाएगा, उसके बदले में आप पर्टिकुलर ऐसा काम कीजिए, तो वो भी इसमें आ सकता है। इसके अलावा उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। कई बार हो सकता है विमेन को पता हो कि वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर जगह पे एम्प्लॉय है, पर कई बार ऐसी कंडीशन बनती है जहां पे वो वहां पे इनडायरेक्टली एम्प्लॉय भी हो जाती है पर उसको पता भी नहीं लग पाता। तो ऐसे केस में भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ और बाद में देखा जाता है कि इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को फॉलो कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको उसमें एम्प्लॉय मान लिया जाता है। इसके अलावा हो सकती है वो इनडायरेक्टली, इसमें दो तरीके से सेंस है इनडायरेक्टली का। दूसरा सेंस है कि वो कोई एजेंसी के थ्रू अगर यहाँ पे अपॉइंट हुई है, हो सकता है कि वो डायरेक्टली अपॉइंट है या फिर कोई एजेंसी के थ्रू भी अपॉइंट है। अब यहाँ इनडायरेक्टली वर्ड के दोनों मीनिंग है, सिर्फ ये नहीं कि एजेंसी, इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि वो एज ए एम्प्लॉय अगर पूरी टर्म्स को फुलफिल करती है और एक हाउस में वो पर्टिकुलर कहाँ पे काम कर रही है, वो वर्क्स इन हाउस। घर में किसी में पर्टिकुलर अगर वो काम करती है और ये सब चीजें उसको रेम्यूनरेशन वगैरह दिए जाते हैं और अपॉइंटमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी एजेंसी के थ्रू होता है, तो वो कौन होती है? डोमेस्टिक वर्कर। अब बात आती है एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय होता है, इसमें एम्प्लॉय कौन होगा? एम्प्लॉय हो सकता है कि कोई भी पर्सन, जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है वो इसमें है 2F में। एम्प्लॉय हो सकता है परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, डेली बेसिस पे भी हो सकता है। इसके अलावा वो पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है। इसके अलावा एड हॉक भी हो सकता है। एड हॉक का मतलब क्या होता है? एड हॉक का मतलब होता है, ये हमारे आर्टिकल 127 में भी जुडिशरी के रेफरेंस में एड हॉक जजेस की बताया हुआ है क्या सिस्टम है। तो एडहॉक क्या होता है? एडहॉक का मतलब होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी विशेष फील्ड में एक्स्ट्रा या फिर स्पेसिफिक नॉलेज रखता है और उस फील्ड में वो जगह खाली है, तो उस केस में उस कंसर्न पर्सन को बुला के उस वहां पे कुछ टाइम के लिए वो पर्टिकुलर चीज को उसको हो सकता है सॉल्व करना हो या टारगेट है उसको अचीव करना हो, तो उस चीज के लिए ओनली अगर वो पर्सन अपॉइंट होता है तो वो होता है एडहॉक। एडहॉक एम्प्लॉय होता है। इसके अलावा कोई परमानेंट भी हो सकता है, कोई टेम्परेरी भी हो सकता है, कोई डेली बेसिस पे भी हो सकता है और पार्ट टाइम फुल टाइम भी हो सकता है।
तो ये एम्प्लॉय होते हैं। और सेक्सुअल हैरेसमेंट में इसको शामिल करने के पीछे इनडायरेक्टली रीजन यही है कि यहाँ पे विमेन की ही बात हो रही है, कोई भी विमेन है वो इस तरीके से है, तो उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी एक्टिविटी की जाएगी तो वो यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट होगी। दूसरा इसमें इस वजह से भी है कि उसके साथ अगर कोई मेल आदमी उस पर्टिकुलर जगह पे या फिर जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो उस जगह पे और जो भी वर्क प्लेस है वहां पे कोई दूसरा एम्प्लॉय उसके साथ गलत करता है तो वो भी एम्प्लॉय इन टर्म्स को फुलफिल करता है तो वो एम्प्लॉय होता है। तो इस चीज को खैर हम इतना नहीं कह सकते कि सिर्फ ह्यूमन के लिए है, दूसरा जो पर्टिकुलर ऑफेंस करने वाला बंदा है उसके अगेंस्ट भी ये वर्ड देखा जाएगा कि वो एम्प्लॉय है कि नहीं है, हो सकता है वो भी दूसरा एम्प्लॉय हो। उसके बाद बात आती है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को हम जनरल सेंस में समझते हैं, एम्प्लॉयर का मतलब वो होता है जो काम देता है, वहां पे किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर काम दे रहा है वो इसमें एम्प्लॉयर है। इसके अलावा एम्प्लॉयर इसमें दूसरे सेंस में देखा जाए तो जो हमने डेफिनेशंस वर्क प्लेस की पढ़ी थी उसमें देखा था हमने गवर्नमेंट से रिलेटेड, दूसरा था प्राइवेट सेक्टर जो भी था उससे रिलेटेड, हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड था, स्पोर्ट्स वगैरह से था। इसी तरीके से यहाँ भी कुछ पर्टिकुलर एक डिवीजन सा दे रखा है और उसमें बता रखा है कि किस तरीके से एक जगह का कोई एचओडी होगा, कहाँ कौन होगा, और कोई ऐसा अदर कोई प्लेसेस है तो वहां पे कोई भी सर्विस जो भी उसको कंट्रोल करता है या फिर मैनेज करता है या फिर फाइनेंशियली उसको जो भी फंड वगैरह करता है उस हिसाब से उसको सेट कर रखा है कि कौन कौन किस तरीके से होगा। तो इसको हम देखते हैं एक बार। एफ में दे रखा है एम्प्लॉय, जी में एम्प्लॉयर। इसको याद रखने का ये भी एक तरीका है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक याद रखते हैं तो हम दूसरे पे पहुंच सकते हैं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर अल्फाबेट के बेस पे यहां तक तो सेम है सारा मामला, पर यहाँ पे ये नेक्स्ट है तो अल्फाबेट भी इसके जस्ट नेक्स्ट है। ये डिक्शनरी में जिस तरीके से मीनिंग स्पेलिंग हमको दी हुई होती है, मीनिंग वगैरह जो दे रखा होता है उसका वो सब इसी तरीके से चलता है ना अल्फाबेट, उसी हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं। एक याद है तो दूसरी ऑटोमेटिक याद रहेगी। तो एम्प्लॉयर कौन होगा? अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन है किसका, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का और लोकल अथॉरिटी का, यानी डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन किसका, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इस वर्ड को भी हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी, तो इनके केस में कौन होगा एम्प्लॉयर, वो होगा एचओडी, यहाँ का जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। किसके केस में, कोई भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन किसका, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी वगैरह है तो उसके केस में कौन होगा, एचओडी होगा। इसके बाद आती है बात, कोई भी इसमें अदर करके एक जनरल इसमें प्रोविजन दे दिया गया, जैसे हमने उसमें देखा था उसमें अलग अलग प्राइवेट सेक्टर वगैरह, वर्क प्लेस का तो अलग अलग बता रखा है कि वर्क प्लेस किस तरीके से डिफाइन है, पर एम्प्लॉयर को एक तरीके से यहाँ पे तो फिक्स कर दिया, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इनके अंदर है। इसके बाद सबको अदर में डालते हुए कोई भी अदर प्लेस जहां पे मैनेजमेंट के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है उस पर्सन, वो होगा यहाँ का हेड, एचओडी जो भी मतलब हेड होगा मैनेजमेंट को जो करता है या कंट्रोल करता है, सुपरविजन करता है। तीन चीजें देखी जाएंगी, कौन तो मैनेज कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है और कौन सुपरवाइज कर रहा है। वो पर्सन क्या होगा यहाँ पे, एम्प्लॉयर कहलाएगा। उसके बाद अगर कोई ऐसा अदर प्लेस, एक और पॉइंट इसमें बताया हुआ है, वो इसलिए वजह से बताया कि जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके अंडर लेबर काम करती है, तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह तो है नहीं, तो उसके केस में क्या होगा, कोई भी अदर ऐसे जगह पे है जहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कौन फुलफिल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को जो फुलफिल करता है वो होता है एम्प्लॉयर। ये पर्टिकुलर बात। इसके अलावा ड्वेलिंग हाउस या फिर कोई हाउस, क्योंकि इन जगहों पे भी पर्टिकुलर एक्ट हो सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, तो वहां पे कौन एम्प्लॉयर कहलाएगा, तो वहां पे जो एम्प्लॉयर होगा कहां पे, ड्वेलिंग हाउस में या फिर कोई भी हाउस में, तो वहां हम एम्प्लॉयर किसको मानेंगे, तो वहां एम्प्लॉयर होगा जो बेनिफिट्स रिसीव कर रहा है या फिर उसको एम्प्लॉय करता है, हु एम्प्लॉयज। जो भी एम्प्लॉय थे या फिर जो विमेन जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा ऑफेंस हुआ है उसको एम्प्लॉय किसने किया है, या फिर दूसरे तरीका जो है देखने का वो है जिसने जो रिसीव कर रहा है क्या, बेनिफिट्स,
जहां पे वुमेन काम कर रही है, अगर कोई ऐसे प्लेस पे जैसे डोमेस्टिक हाउस, ड्वेलिंग हाउस या फिर हाउस में जब वुमेन कोई काम करती है तो किसने उसको लगाया है या फिर उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, वो सब कौन होंगे, एम्प्लॉयर होंगे। ये हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा एक जो हमारी बची है वो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें डिफाइन है, सबसे पहले तो इसमें एग्रीव्ड वुमेन थी, जी के बाद आता है पी। तो जब जी के बाद पी आता है तो उसके बाद ही जो डेफिनेशन आती है वो आती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2B। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो है जैसे अगर कोई भी ऐसा एरिया जो जैसे यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो स्टेट्स के अलावा कुछ यूनियन, जैसे दिल्ली का एरिया है, अंडमान निकोबार है, दादर एंड नागर हवेली, जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज है वो सब, वो कोई स्टेट का पार्ट तो है नहीं। साथ ही देख लेते हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जब यूनियन टेरिटरी की बात आएगी तो उसके केस में होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई ऐसी टेरिटरी जो पर्टिकुलर ना तो यूनियन की है ना स्टेट की है, तो वो भी किसका मान लिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मान ली जाती है। उसका भी जो सारा कंट्रोल है या मैनेज है या फिर जो भी उसको फाइनेंशियली जिस तरीके से भी उसको देखा जाएगा वो सब किसकी जिम्मेदारी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अलावा जो स्टेट का पार्ट है, स्टेट की जो टेरिटरी है वो किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर या फिर कह सकते हैं हम पार्ट है। इसके अलावा जनरली कोई भी ऐसी टेरिटरी है जो कि स्टेट में है पर वो किसी का पार्ट बता ही नहीं है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हम स्टेट गवर्नमेंट का ही पार्ट मान लेते हैं। कोई भी ऐसा वर्क प्लेस है, कोई भी वर्क प्लेस जो इसका फर्स्ट का पार्ट नहीं है, तो वो किसका माना जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट माना जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया कि जो यूनियन टेरिटरी है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम चलता है वो तो ये होता है कि जो ना तो यूनियन टेरिटरी का अगर हिस्सा नहीं है ना ही वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का हिस्सा है, तो वो किसका माना जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। या फिर एप्लीकेबल जो लॉ होते हैं वो यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग उसका लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। पर यहाँ पे ये केस अलग है। यहाँ पे ये है कि अगर इस तरीके का कोई प्लेस है तो इस एक्ट के अंडर जो भी रूल्स वगैरह जो बनाने हैं या फिर जो भी अथॉरिटी है वो कौन होगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, वो स्टेट होगी। ऐसे रीजन में ऐसी टेरिटरी की जो अप्रोप्रिएट यहाँ पे गवर्नमेंट है वो होगी स्टेट गवर्नमेंट। ये बात करता है। सेक्शन 1 देख लिया, सेक्शन 2 हमने अभी पढ़ लिया। अब आती है बात सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 किस चीज से बात करता है? सेक्शन 3 बात करता है प्रोटेक्शन से रिलेटेड, इससे सेक्सुअल हैरेसमेंट से वुमेन की प्रोटेक्शन की बात करता है। प्रिवेंशन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। सबसे इसका पहला जो सबसेक्शन है वो बात करता है कि किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा एक्ट नहीं होगा, यानी उसको प्रिवेंट किया जाएगा। दूसरा इसकी बात करता है, वो कहता है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हमने अभी सेक्शन 2N में देखा, उसके साथ साथ अगर कुछ पर्टिकुलर जो इस सेक्शन में घटनाएं दे रखी हैं अगर वो होती हैं तो उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट कंसिडर किया जाएगा। यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट जो हमने अभी देखा वो तो है ही, उसके एडिशन में है ये कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स इसमें बता रखे हैं वो अगर होते हैं तो उसको कंसिडर किया जाएगा क्या? सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब वो पॉइंट्स जो हैं उनको ध्यान में रखने की या उनको याद करने की एक ट्रिक वो मैं आपको बता देता हूं। पीडीएफ, अब वैसे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं पर पीडीएफ एक साथ पढ़ेंगे। पीडीएफ आई है, पीडीएफ आई है कैसे? विद सेक्शन, मतलब इसका क्या है? पूरा सिर्फ इन 4 पॉइंट को याद रखने की नहीं है ट्रिक, ये जो इसका ये मेन जो पॉइंट था कि इसमें इन पॉइंट के साथ जो भी हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट में देखा था, जितने भी पॉइंट देखे वो भी होने चाहिए। तो वो अगर हैं तो विद सेक्शन 2N हमने याद रखने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो भी पॉइंट है उसके साथ अगर ये पीडीएफ आई है
तो वो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल हरेसमेंट। या फिर इसको इस तरीके से एक लाइन में याद रख सकते हैं कि भाई अगर पीडीएफ आई है विद सेक्सुअल हरेसमेंट के जो अनदर पॉइंट, तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट का एक ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। तो अब पीडीएफ आई है, पी डी एफ आई और है, ये पॉइंट्स इसके याद रखने। P4 होता है कि कोई भी अगर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर किसी विमेन के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, अगर वो कोई भी वर्क प्लेस पे काम करती है, उस जगह पे उसको पर्टिकुलर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर दिया जाता है, तो वो देखा जाएगा, मतलब एक तरीके से उस चीज को, वैसे इनडायरेक्टली इसको देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो एविडेंस लेता है ना कोर्ट, तो उसमें जो प्रिजम्पशन वगैरह करेगा या जिस तरीके से एविडेंस को जो अप्रिशिएट करेगा, उस केस में इन चीजों को भी वो कंसिडर करता है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं ये बात करता है। तो जब वो एविडेंस देखेगा, जब वो विमेन जाके बताएगी कि मेरे साथ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट का ऑफेंस हुआ है, तो उस चीज को जब वो साबित करेगी तो कोर्ट को वो बताएगी कि उसको इस तरीके से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता रहा। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट तो है प्रेफरेंशियल और सेकंड इसके जस्ट अपोजिट होता है डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है कि उसका जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेटस है या फिर कोई भी ऐसा उसको थ्रेट किया जाता है कि कहीं ना कहीं उसका जो इस वक्त वो जो भी पोजीशन पे है उससे उसको कहीं डिमोशन उसका कर दिया जाएगा, या फिर इस तरीके की कोई भी उसको धमकी दी जाती है उसके एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं किस में आ जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में आ जाता है। इसके बाद इसमें एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है कि उसका जो प्रेजेंट और फ्यूचर जो भी एम्प्लॉयमेंट होने वाला है, जैसे हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर कोई भी पर्सन को किसी भी कंसर्निंग कोई भी जो डिपार्टमेंट है उसमें उसके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं उनके सीनियर्स के द्वारा। अगर कोई भी ऐसा ही है वो अच्छे से काम करेगा तो आगे जाके वो सीआई बनेगा, या फिर कोई भी हेड कांस्टेबल है वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेगा तो उसका प्रमोशन होके वो एसआई बना दिया जाएगा। इस तरीके से अब ये जो प्रमोशन चलता है इसमें उनका क्या होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अब इस केस में जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, अगर कोई विमेन एम्प्लॉय है, विमेन ऑफिसर है, तो उसको जब कोई मेल उसका जो ऑफिसर है जो वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वो क्या करता है, उसको इस तरीके की धमकी देता है, जो कि हमने देखा था सेक्सुअल हरेसमेंट की उसमें डेफिनेशन में देखा, जैसे उसको डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है किसी भी सेक्सुअल फेवर के लिए, या फिर उस डेफिनेशन में जो भी हमने पॉइंट देखे, पोर्नोग्राफी शो कर रहा है या फिर ऐसी कोई डिमांड कर रहा है या फिर उसको फिजिकली उससे कांटेक्ट कर रहा है, एडवांस कर रहा है, ऐसी कोई भी घटना वो उसके साथ कर रहा है, इसके बदले में वो बात करता है कि मैं आपको क्या करूंगा, अगर आपने मेरे साथ ऐसा जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, या जिस तरीके का मैं बोल रहा हूं वैसे आपने नहीं किया, तो मैं आपका जो फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट रहेगा या फ्यूचर में जो आपको प्रमोशन होना है कहीं ना कहीं उसको रोक दूंगा, यहाँ पे आपकी रिपोर्ट खराब कर दूंगा, इस तरीके की कोई भी धमकी देता है तो उस चीज को इसमें किया गया है। तो एफ फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, और फ्यूचर के साथ हम याद रख सकते हैं प्रेजेंट, यानी कोई भी सीनियर है उसके पास प्रेजेंट में भी उसके एम्प्लॉयमेंट से उसको ऊपर नीचे करने का अगर कोई ऐसा अधिकार है, तो उस अधिकार को मिसयूज करते हुए वह कोई ऐसी फेवर मांगता है या फिर कोई डिमांड करता है, पोर्नोग्राफी शो करता है या ऐसा कोई एक्ट करता है पर्टिकुलर, तो उस केस को भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आई। आई का मतलब जो वर्ड है इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, इनफेरेंस, सॉरी इंटरफियरेंस के इंटरफेयर करता है वो किसमें, जो विमेन है इन हर एम्प्लॉयमेंट, जो विमेन है उसके एम्प्लॉयमेंट में अगर ये इंटरफेयर करता है तो वो हो गया आई। या फिर यहाँ पे जो इसको अलग से पॉइंट तो नहीं है, इसके अलावा इंटरफेरेंस तो है ही, इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं उनको भी हम ध्यान रखते हैं, जैसे उसको इंटिमिडेट करता है, धमकी देता है, या फिर ऑफेंसिव उसको कुछ वर्ड्स बोलता है, या फिर वहां पे होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इस तरीके का कोई वो काम करता है। हमने देखा था ना होस्टाइल एनवायरनमेंट भी सफिशिएंट है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो पहला डायरेक्शन का पहला पॉइंट देखा था, हमने यही देखा था, होस्टाइल एनवायरनमेंट अगर वो क्रिएट करता है एट वर्क प्लेस, तो इस केस में भी उसको क्या किया जाएगा, सेक्शन 3 में ये काउंट होता है। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। P4 प्रेफरेंशियल, D4 डेट्रीमेंटल,
F फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रेजेंट उसका जो भी एम्प्लॉयमेंट है। I फॉर इंटरफेयर करता है उसके एम्प्लॉयमेंट में या फिर इंटिमिडेट करता है यानी धमकी देना, जो कि 503 आईपीसी में भी ऑफेंस है। उसके अलावा कोई भी ऐसा ऑफेंसिव उसको साथ ट्रीटमेंट करना या उसको वर्ड वगैरह बोलना या फिर किसी भी तरीके से ट्रीट करना। उसके अलावा जो एनवायरनमेंट है फ्री होना चाहिए, बट उसके अलावा हमने अभी देखा था ना उसमें जो उसका केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें ये गाइडलाइन में क्लियर किया हुआ था। इसके अलावा इस एक्ट की जो प्रीएम्बल है उसमें भी क्लियर किया गया है कि एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट होना चाहिए, लेकिन होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, वो इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाता है, तो उसको भी इसमें किया जाएगा। अब आता है एच। एच का मतलब है ह्यूमिलेटिंग, ह्यूमिलिएट करता है कहीं ना कहीं उसको। तो ऐसा अगर ये कुछ एक्ट करता है, ह्यूमिलिएट करना या फिर ह्यूमिलिएट ट्रीटमेंट देना, इस तरीके को ट्रीट करता है उसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सेक्शन 3 में कंसिडर किया जाएगा। तो आज हमने क्या किया, हमने किया केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को कंप्लीट पढ़ा। उसके बाद हमने देखा सेक्शन, इसकी ऑब्जेक्ट देखे, इस एक्ट का हमने आज पर्पस देखा, क्या पर्पस है। इसके अलावा हमने देखा कि जो इसका चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आगे रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स इसमें जो रिमेनिंग है, उनको हम नेक्स्ट 7 चैप्टर्स बचे ना, एक ही हुआ है टोटल, इसमें 8 चैप्टर हैं। हाँ, इसकी स्कीम और बता देता हूँ, मैंने आज स्कीम नहीं बताई इस चैप्टर में। स्कीम का मतलब है इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने इसमें सेक्शंस हैं। इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। इस एक्ट की स्कीम क्या है, इसमें टोटल चैप्टर है 8, टोटल चैप्टर 8, और टोटल सेक्शन जो है इसमें, टोटल सेक्शन वो है इसमें 30। तो किस तरीके से डिवाइड है उस चीज को हम देखते हैं। जो चैप्टर 1 है वो बात करता है प्रिलिमिनरी की, जो कि सेक्शन 1 to 3। इसके बाद इसका चैप्टर 2 वो बात करता है आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। चैप्टर 4 बात करता है लोकल कंप्लेंट कमेटी। अब ये कमेटी क्या होते हैं, इसको हम जब चैप्टर 2 और 3 डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। ये है इसका सेक्शन 4 और इसका सेक्शन है 5। एक्चुअली अभी इतना देख लेते हैं, ये जो कंप्लेंट कमेटी होती है ये क्या करती है, जो भी यहाँ पे एग्रीव्ड वुमेन है उसकी कहीं ना कहीं हेल्प करती है, उसकी जो भी कंप्लेंट है वो ये सुनती है, या उसके अकॉर्डिंग इंक्वायरी वगैरह का जो भी काम होता है वो ये यही कंपनी करेंगी, जो भी कमेटी करेंगी। जो भी एक्ट होगा सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, उसका जो सेक्शन 9 में वो कंप्लेन करेगी, उसके बाद कंप्लेन इन्हीं के पास होगी, उसके बाद जो भी इंक्वायरी वगैरह होनी है वो सब उनका काम इन्हीं का होता है, यही करते हैं सारा सारा जो काम है उसका इंक्वायरी वगैरह करने का। ये चैप्टर 5 नहीं है, इसको गलत मत समझ लेना। ये क्या है, चैप्टर है ये 2nd, वो थर्ड, और सेक्शन है 5th, ये सेक्शन है 4th और चैप्टर है 2nd। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों क्या सुनती हैं, कंप्लेन। सबसे पहले इनका काम है कंप्लेन सुनने का, जो कि है चैप्टर 4। और सेक्शन कहां से शुरू है, इसका सेक्शन है 8 तक, रिमेनिंग जो भी 5 से 8। इसके बाद आता है इसमें चैप्टर 6 से 8। इसके बाद इसमें चैप्टर आता है चैप्टर 5, जो बात करता है इंक्वायरी से रिलेटेड। कंप्लेंट और इंक्वायरी दोनों, कंप्लेंट तो यहां आ गया, इंक्वायरी से रिलेटेड ये बात करता है। तो इंक्वायरी वगैरह जो सारी करनी होंगी वो किस तरीके से होंगी, वो सारा, सॉरी ये एलसीसी है ना, ये है 5 से 8। तभी मैं सोचूं कंप्लेंट तो सेक्शन 9 में है, 5 से 8 यहां है, फिर 9 से सेक्शन 9 से 11 इसमें कंप्लेंट का है, फिर सेक्शन 12 से है जो पूरा 18 तक है, इसमें चलता है हमारा इंक्वायरी चलती है। फिर चैप्टर 6 आता है। चैप्टर 6 इसकी जो आईसीसी है, इसको कौन इसको एस्टेब्लिश कौन करता है, यानी इसका जो फॉर्मेशन है वो कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है।
इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसको जिसका फॉर्मेशन है वो कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। तो इसको फॉर्म करने की एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, ये है चैप्टर अपना 6। ये याद रखने का तरीका है। आईसीसी को फॉर्म करने की ड्यूटी एम्प्लॉयर की है, तो ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर दे रखी है चैप्टर 6 में सेक्शन 19। इसी तरीके के एलसीसी को कौन फॉर्म करता है, इसको करता है डीओ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसको डीओ बोल सकते हैं। डीओ कौन हो सकता है, डीएम, एडीएम, जो भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इसको अपॉइंट करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो डीओ होता है। और डीओ का काम क्या होता है, वो जो तहसील लेवल, तालुक लेवल, ये जो छोटे छोटे लेवल है, इन पे नोडल ऑफिसर एक अपॉइंट करती है। नोडल ऑफिसर क्या करता है, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट रिसीव हुई है सेक्सुअल हरेसमेंट की, तो उसको एलसीसी यानी लोकल कंप्लेंट कमेटी को फर्दर सेंड करता है। तो एलसीसी को, और इसको फॉर्मेशन इसका जो कौन करता है, इसको अपॉइंट कौन करता है, डीओ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और उसकी जो ड्यूटी है इसको अपॉइंट करने की, तो ये ड्यूटी कहां दे रखी है, सेक्शन 20 में, जो कि चैप्टर 7 है। चैप्टर 6 में ये हो गया चैप्टर 7। इसके बाद जो सब पे अप्लाई है वो है चैप्टर 8, जो कि कौन है, मिसलेनियस का पार्ट है। मिसलेनियस ये है सेक्शन 21 to 30। जो रिमेनिंग सारे सेक्शन है वो इस चैप्टर के अंडर आता है। इस तरीके से इसकी पूरी स्कीम है इस एक्ट की, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। Thanks a lot. Have a nice day.